लीजिए मैं एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी मन मीत लेकर हाजिर हूँ। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सुबह मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी कि माँ का फ़ोन आ गया। दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालता मेरा हाथ रुक सा गया। मुझे पता था कि माँ ने मुझे इस वक्त किस मकसद से फ़ोन किया है। फ़ोन रिसीव करूं या न करूं के चक्कर में फ़ोन कट गया। मैं ज़रा रिलैक्स हो गई कि तभी फिर रिंग होने लगी। मैं इस बार फ़ोन उठा ली। दूसरी तरफ माँ की वही पुरानी राग शुरू हो गई थी, वही मेरी शादी की राग। माँ लड़के की खूबियाँ गिनवा रही थी, नौकरी के बारे में बता रही थी, मगर मेरा ध्यान हर बार की तरह इस बार भी माँ की बातों से हटकर दीप की बातों में उलझ गया था। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी, वो मेरा नाक पकड़कर कह रहा था। देखो मुझे दर्द हो रहा है, इस तरह मेरी नाक पकड़ोगे तो कसम से मैं तुमसे शादी पर इनकार कर दूंगी। मैंने जोर से उसकी हाथ पर चुटकी ली थी। उफ, तुम भी तो काट लिया करती हो, फिर शादी से इनकार की धमकी क्यों देती हो? वो मेरी कार्रवाई पर आंखें निकाल कर मुझे देख रहा था। मैं धीरे से मुस्कुराई थी। देखो, शादी से इनकार मत करना, वरना मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। उसका लहजा बड़ा इल्तिजाई बन गया था। नित्रा, मैं कुछ कह रही हूँ। माँ के जोर से पुकारने पर मैं हड़बड़ा कर दीप के ख्यालों से निकल आई। हाँ माँ, मैं सुन रही हूँ। दीप की यादों से निकलने की वजह कर मेरा लहजा जरा उदास सा हो गया था। क्या सुन रही हो नित्रा? मैं तुम्हें कोई 10 बार पुकारी होगी, जभी तेरा जवाब आया। ये तू कहाँ खो जाती है बेटा? माँ दूसरी तरफ परेशान थी। मैं क्या कहती, चुप ही रही। चल अब जल्दी से ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ जा, बाकी बातें घर पर करूंगी। और हाँ, इस बार मन बना कर आना कि तुझे शादी करनी ही है। माँ इतना कहकर फ़ोन रख चुकी थी, मगर मैं फ़ोन नहीं रख पाई। आंखों में जलन सी हो रही थी। मैं फ़ोन पकड़े बैठी रही। जिंदगी के खूबसूरत दिन कैसे गुजर जाते हैं समझ नहीं आता। हाँ, मेरे लिए तो दीप का साथ ही था जो मेरी जिंदगी में खूबसूरती के सारे रंग भर गया था। जाने क्यों ऐसा होता है कि जाने वाला अपना आप ही लेकर जाता है, अपनी यादों का ढेर लेकर नहीं। मैं कर्ब से सोचती उठकर एक बार फिर से ऑफिस जाने की तैयारियों में लग गई। ऑफिस से निकली तो शाम का धुंधलका फैल रहा था, मानो किसी फोटोग्राफर ने अपने कैमरे का अपर्चर धीरे धीरे कम कर दिया हो। मैं बोझल मन के साथ चलती रही। ऑफिस से मेरा फ्लैट वॉकिंग डिस्टेंस पर था। मैं पैदल ही चलकर ऑफिस आया जाया करती थी। अब भी मैं एक हाथ में लंच बॉक्स और पानी का बोतल, दूसरे हाथ में ऑफिस की ज़रूरी फाइल और कंधे पर बैग लटकाए सुस्त रवि से चल रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। छुट्टी के बाद हर रोज की तरह आज मुझे घर पहुंचने की जल्दी नहीं थी। मैं चलती रही, घर के रास्तों पर नहीं, बल्कि उसी पुराने रास्ते पर जहां मैं दीप के साथ चला करती थी। वो भी तो उन दिनों मेरी तरह इस शहर में नया नया ही था, जब मैं नौकरी मिलने के बाद पहली बार उस सब को छोड़कर यहाँ आई थी। उससे मुलाकात भी तो इन्हीं रास्तों पर हो गया था। मैं दुनिया से बेखबर धीरे धीरे उन रास्तों पर चलती जा रही थी। मेरे पाँव में जितनी सुस्ती थी, मेरा दिमाग उतनी ही तेजी से गुजरी बातों में खोया हुआ था। ऐसी ही एक
सुहानी सी शाम थी वो, जब मैं ऑफिस से निकलकर घर जा रही थी। दोपहर ही से मौसम कुछ नासाज सा हो गया था। मैं अभी सड़क पर आई ही थी कि बारिश होने लगी। मैं बारिश में भीगती चली जा रही थी कि तभी कोई छाता पकड़े मेरे साथ चलने लगा। मैं हैरान होकर उसे देखी। मैं दीप, यहाँ पास ही रहता हूँ। कई बार तुम्हें ऑफिस आते जाते देखता रहा हूँ, वो खुशदिली से बोल रहा था। एक छोटे से छाते के नीचे हम दोनों खड़े थे। वो कह रहा था, मैं सुन रही थी। जरा सा वो भीग रहा था, जरा सा मैं बारिश से बच रही थी। चली, मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। वो मेरे साथ चलने लगा। पहली बार कोई लड़का मेरे इतने करीब था। मैं कहाँ किसी लड़के को इतना लिफ्ट करवाती थी कि कोई यूं बेतकल्लुफ होकर मुझसे बातें कर सकता था। मैं धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। एक लड़की भीगी भागी सी, वो धीरे धीरे गुनगुना रहा था। मैं धीरे धीरे सिमट रही थी। क्या नाम बताया तुमने? अचानक वो गुनगुनाना बंद करके मुझसे पूछने लगा। कुछ भी तो नहीं? मैं चलती रही। कुछ भी नहीं? तो बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? वो इस तरह मेरे साथ फ्री हो रहा था जैसे हम दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी हो। नित्रा। मैं छाते से हाथ बाहर निकालकर पानी को अपनी हथेली पर जमाने लगी। सर्दी लग जाएगी। कल तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? चलो हाथ अंदर करो। वो फौरन मेरा हाथ पकड़कर छाते के अंदर कर लिया और मैं कुछ और सिमटकर उसके साथ चलने लगी। नित्रा, नाम बहुत खूबसूरत है, मगर तुमसे कम। वो मेरी आंखों में देख रहा था। मैं धीरे से मुस्कुराई थी, उस वक्त भी और अब भी। हाँ, सुबह से अब तक की पहली मुस्कुराहट। मैं फिर से चलने लगी। मेरा फ्लैट पीछे रह गया था। अब मैं उसी कैफे के पास खड़ी थी जहां मैं दीप के साथ अक्सर आया करती थी। हाँ, अक्सर ही। मैं ऑफिस से निकलती तो वो मेरे इंतजार में सड़क के किनारे खड़ा रहता। उसे देखकर मेरी दिन भर की थकान गायब हो जाया करती थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक राह चलते लड़के से मुझे इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत हो जाएगी। मगर क्या करूं, जो मैं सोच नहीं पाई थी वो हो गया था। यानी राह चलते एक लड़के से शिद्दत वाली मोहब्बत। ये मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है ना। जब हो जाए सारी दुनिया हसीन हो जाती है, और जब खो जाए तो इस हसीन दुनिया से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। मैं धीरे धीरे कैफे के अंदर आ गई थी और एक बार फिर से उसी टेबल के पास आकर रुक गई थी जहां मैं दीप के बगैर आने का सोच भी नहीं सकती थी। बैग, खाने का डब्बा, पानी का बोतल और फाइल सब टेबल पर रखकर मैं कुर्सी के बैग से टेक लगाकर बैठ गई। कुछ देर यूं ही सरक गए। फिर मैंने अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर किया और एक बार फिर से मेरा ज़हन दीप में उलझ गया। कोल्ड कॉफ़ी नहीं, आज तुम्हें आइसक्रीम खानी पड़ेगी। वो जाते हुए वेटर को रोककर मुझसे कह रहा था। नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मैं कॉफ़ी लूँगी। मैं मुस्कुरा रही थी। यार, कभी तो मेरी बात रख लिया करो। वो नाराज़ सा कह रहा था। आइसक्रीम मुझे पसंद ही नहीं तो मैं तुम्हारी बात कैसे रख लूँ? मैं कैसे पर जोर देकर बोली तो वो वेटर को एक कॉफ़ी और एक आइसक्रीम लाने का कहने लगा। मैडम, आपका ऑर्डर। वेटर आइसक्रीम टेबल पर रखकर चला गया तो मैं उन खूबसूरत यादों से एक बार फिर निकल आई। रात के 9 बज गए थे मुझे अपने फ्लैट में आते हुए। दिल पहले की तरह आज़ादी मांग रहा था। हाँ, आज़ादी ही तो मिली थी मुझे नए शहर में आकर, वरना एक खूबसूरत सी लड़की एक अनजान शहर में अकेली रहे
ये कहाँ मुमकिन था। मैं बेड पर आई तो ख्यालों का समुंदर था जिसमें मैं गोता खा रही थी। बाबा की अचानक एक्सीडेंट हो जाने की वजह कर मुझे पढ़ाई बीच में छोड़कर जॉब करनी पड़ी और इत्तेफाक से मुझे जॉब मिल भी गई। घर पर माँ, बाबा के साथ एक छोटी बहन थी। बाबा ने बहुत मुश्किल से मुझे जॉब करने की इजाज़त दी थी। माँ ने घर से आते वक्त कितनी कस्में दी थीं कि सिर्फ ऑफिस के कामों में ध्यान दूं, मैं फजूल के कामों में न पड़ूं। फजूल के कामों का साफ साफ इशारा यही था कि मैं मोहब्बत के चक्कर में न पड़ जाऊं, और उस वक्त तो मुझे भी यही लग रहा था कि मैं कहाँ इन फजूल कामों में पड़ने वाली हूँ। मगर दीप से मुलाकात के बाद न तो मुझे माँ की कस्में याद रही और न ही बाबा का मजबूर जिस्म। बस याद रहा तो दीप और उसकी प्यार भरी बातें। दीप से दोस्ती हुए 2 साल बीत गए थे। हम दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे थे। हर शाम उसके साथ सुहानी सी हो जाती थी। ऑफिस से लौटते वक्त उसके साथ कैफे आ जाना, कभी समुद्र के किनारे बैठकर आने वाले खूबसूरत दिनों की बातें करना, कभी मार्केट निकल जाना तो कभी यूं ही सड़कों पर दूर तक चलते रहना। वो सर्विस की तलाश में यहाँ आया था, मगर नौकरी मिल नहीं रही थी। उसके फादर का कपड़ों का बिजनेस था जिसे वो करना नहीं चाहता था, इसलिए इस शहर में पड़ा था। उसके फादर हर माह उसे पैसे भेज दिया करते थे, जिसे वो हर शाम मेरे साथ उड़ाया करता था। हाँ, हर शाम कैफे का बिल वही तो देता था। मेरी सर्विस से घर का खर्च, छोटी बहन की पढ़ाई, बाबा का इलाज और मेरे फ्लैट का किराया, यही सब होना मुश्किल था। फिर भी मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार थी कि उसने एक सर्विस दे दी थी। मैंने पलटकर घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज रहे थे और मेरी आंखों में नींद नहीं थी। दीपो मेरी जिंदगी से गए भी 3 साल गुजर गए थे। इन 3 सालों में वो कभी गलती से भी नहीं आया था। मैं कितनी बार शिद्दत से रो पड़ती थी कि वो मेरी पहली मोहब्बत था। मैंने उससे मोहब्बत उसे छोड़ने के लिए तो नहीं की थी, मगर हालात कभी कभी ऐसे बदल जाते हैं कि जो कभी सोचा भी नहीं होता वो हो जाता है। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। मेरी आंखों का किनारा फिर से भीग रहा था। वो 14 फरवरी की शाम थी। मैं ऑफिस से निकली तो वो मुझे सड़क पर मिल गया। मैं उसे देखकर खुश हो गई। सुनो, आज रात होटल गंगा इंटरनेशनल में एक शानदार प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में चलो। देखो, मैंने 2 टिकट खरीद लिया है। वो मेरे साथ चलता हुआ टिकट मुझे दिखा रहा था। अरे, मैं नहीं जा रही। देर रात प्रोग्राम शुरू होता है। लड़के लड़कियां एक साथ हुआ करते हैं वहां पर। मैं जरा अनमना कर बोल पड़ी थी। तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ चल रही हो, हमें किसी दूसरे से क्या लेना? वो चलते चलते रुक गया। हाँ, हमें किसी और से क्या लेना? जो जा रहे हैं जाएं, हम दोनों नहीं जाएंगे। मैं ये कहती आगे बढ़ गई। यार, तुम कुछ समझती भी हो? तुम्हें कुछ पता भी है ये टिकट कितना महंगा है? वो मेरे साथ चलता चलता जरा तुनक कर कह रहा था। कितना महंगा? मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रही थी। मेरी इज्जत से ज्यादा? नहीं ना, फिर रहने दो। मैं उसे चुप देखकर खुद ही जवाब में बोली और फिर से चलने लगी। मैं काफी दूर तक चलती रही, मगर वो हर बार की तरह इस बार भागकर मेरे पास नहीं आया। मैं भी रुककर उसकी तरफ नहीं देखी। मोहब्बत करती थी उससे, इसका ये मतलब तो नहीं था कि उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात मैं आंख बंद करके मान लूं। फिर कितने सारे दिन गुजर गए। मैं ऑफिस जाती रही, मुड़ मुड़ कर रास्तों में उसे खोजती रही, रातों में जाग जाग कर रोती रही, मगर वो चला गया था, शायद कभी नहीं आने के लिए।
सारे वादे तोड़कर, मोहब्बत की वो गांठ जो हम दोनों ने बहुत मजबूती से बांधी थी, उसे तोड़कर, सारे कसमों को भुलाकर वो चला गया। मुझे लगता जैसे उसके मन में चोट था। वो मुझे मोहब्बत में धोखा देना चाहता था, वरना एक छोटी सी इनकार की इतनी बड़ी सजा तो हरगिज नहीं मिल सकती थी। कभी सोचती मुझे उससे मोहब्बत ही क्यों हो गई थी। मैं उसे भूलना चाहती थी मगर भूल नहीं पाती थी। माँ के लाए रिश्ते पर इनकार करती रही थी, मगर कब तक इनकार करूं? जाने वाले कहाँ लौट कर आते हैं। मैं तकिए में मुंह छुपाकर शिद्दत से रो पड़ी थी। 2 दिन बाद मैं माँ बाबा के पास थी, एक नई सोच के साथ कि जो भूल जाते हैं उसे याद करना बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। शाम लड़के वाले मुझे देखने आने वाले थे। माँ ने कहा था कि अपने लिए कोई खूबसूरत सी साड़ी खरीद लो, इसीलिए मैं नाश्ते के बाद बाजार निकल आई थी। साड़ी की शोरूम में मैं साड़ी पसंद कर रही थी। ढेर सारी साड़ियों में किसी एक को पसंद करना मुश्किल था। मैं एक आसमानी रंग की साड़ी के कामों पर हाथ फेर रही थी। सामने शीशे में लटक रही दूसरी साड़ियों को निहार भी रही थी कि तभी किसी ने गुलाबी शिफॉन की साड़ी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, नित्रा, ये रंग तुम पर खूब सजेगा। इस आवाज पर मेरे हाथ से आसमानी साड़ी सरक कर गिर गई और मैं हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। मेरे सामने दीप खड़ा था। उसके हाथों में गुलाबी शिफॉन की साड़ी थी, जिसके बॉर्डर पर छोटे स्टोनों का भारी वर्क बना हुआ था। बैठो, खड़ी क्यों हो गई? वो मेरी आंखों में देखता हुआ कह रहा था। मैं धीरे से बैठ गई। कुछ बोलना चाहती थी मगर बोल ना पाई। दिल कर रहा था उसकी नजरों से दूर भाग जाऊं, मगर मेरे पैर तो जैसे बेजान हो गए थे। मैं बैठी रही बगैर कुछ बोले, सर झुकाए। सर उठाती कैसे? मेरी आंखों के किनारे भीग जो रहे थे। फिर मैं उठी, गुलाबी साड़ी को काउंटर पर रखी और तेजी से शोरूम से बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ जा रही थी कि वो तेजी से भागता हुआ मेरे साथ चलने लगा। मेरे कदम और तेज हो गए। वो भागकर मेरे साथ चल रहा था। नित्रा, वो मेरे सामने खड़ा होकर मेरी आंखों में देख रहा था। मैं होंठ भींचकर रुक गई। मुझे माफ कर दो। वो कान पकड़े मेरे सामने खड़ा था। किस लिए? मैंने बहुत हिम्मत से उसे देखा। तुम्हारा मुजरिम हूँ। अपनी गलती की सजा तुम्हें दिया है मैंने। वो अब भी कान पकड़े हुए था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जभी तो माँ बाबा की पसंद से शादी कर रही हूँ। मैं फिर से चलने लगी। वो एक बार और भागकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। फिर तुम्हारी पसंद का क्या होगा? वो मेरी आंखों में देखने लगा। मेरी पसंद ने मुझे धोखा दिया है। मैं शिद्दत से रो पड़ी। तुम्हारी भूल है नित्रा। धोखा मैंने तुम्हें नहीं, खुद को दिया है। मैंने सच्ची मोहब्बत को धोखा दिया है। मुझे माफ कर दो। मेरी तरह वो भी रो रहा था। बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वो बच्चों की तरह रो रहा था। रो तो मैं भी रही थी, जभी तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं कल तुम्हारे ऑफिस गया था। पता चला तुम यहाँ हो। मैं यहाँ आया तो देखा तुम स्कूटी लिए बाजार की तरफ जा रही हो। ऊपर वाले का करम है कि तुम मुझे मिल गई। वो रुंधी आवाज में कह रहा था। मैं उसे देखती रही। आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं नजरें चुराकर बोली, नित्रा, ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। मैं और मेरे घर वाले सब संभाल लेंगे। बस तुम मुझे इतना बता दो कि क्या हम दोनों फिर से एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं या नहीं। मेरी आंखों की चमक कुछ बढ़ सी गई। जब सब कुछ संभल जाएगा तभी बताऊंगी। मैं आंसू पोंछती हुई जाने लगी। दीप ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया।
फिर मेरी आंखों में देखता हुआ मुझसे पूछने लगा, क्या बताऊंगी? यही कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त के साथ साथ कुछ और भी बन सकते हैं। मैं अपना हाथ छुड़ाकर अपनी स्कूटी की तरफ भागी थी। अरे साड़ी तो लेती जाओ। दीप की आवाज में खुशियों की खनक थी। अपने माँ बाबा के साथ आना तो ये साड़ी लेते आना। मैं सेल्फ मारती हुई गाड़ी पार्किंग से निकाल ले गई। मेरी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं जल्द ही अपनी नई वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर आप सबों की खिदमत में फिर से हाजिर होती हूँ। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।